हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एस टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और ये आपकी सेकंड क्लास है सीटेट 2026 की। एक क्लास हम कल कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लो। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। तो ये नया बैच स्टार्ट हुआ है आपका यूट्यूब वाला जो कोर्स है। तो यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस ये अभी स्टार्ट हुई है, कल से ही एक ही दिन हुआ है, एक ही क्लास हुई है। तो अब ये डेली आपकी शाम को 7 बजे ही चलेगी, तो अपना टाइम नोट कर लीजिएगा। डेली शाम 7 बजे इस चैनल पर आपको लाइव जुड़ना है। और अल्टरनेट डेज पे हम अल्टरनेट क्लासेस यानी कि सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। जैसे कि आज हिंदी हो रही है तो 2-3 दिन हिंदी करेंगे, फिर 2-3 दिन हम सीडीपी करेंगे। उसी तरह से और भी सब्जेक्ट आपके आते रहेंगे। कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इस सीरीज में हम 2011 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और उसके अलावा बाद में फिर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। और जो प्रश्न सॉल्व करेंगे वो पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन से कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल की क्लास में देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं। बेहतरीन जबरदस्त वाली तैयारी होगी आपकी, और साथ में जुड़े रहें। जो भी नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी आने वाली क्लासेस मिलेंगी। और ये आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला दुनिया का पहला चैनल एस टीचर एकेडमी है। अभी तक का रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों से, बल्कि उससे भी पहले हमने 2021 में भी सबसे बड़ा रिजल्ट दिया था पूरे भारत में। और पिछले 3 सालों से सबसे बड़ा रिजल्ट एस टीचर एकेडमी दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत का रिजल्ट 10 से 12-15% आता है, और हमारा यहाँ का जो रिजल्ट रहता है वो 88%, 98% इस तरह से रिजल्ट जाता है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट आपको यहीं पे मिलता है, इसलिए इस चैनल को बिल्कुल भी मत छोड़ना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और रेगुलर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं मुझे एक बार कमेंट कर दो कि आप तक क्लास एकदम प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं। जी हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। शुरू करें। चलिए एक बार लाइक कर दो जरा। जिसने नहीं किया कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। शुरू में ही लाइक कर दिया करो, है ना। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो शुरू में ही लाइक कर दिया करो। यूपीटेट पढ़ाइए। यूपीटेट पढ़ा तो रहे हैं। दिन में 4 बजे आपकी यूपीटेट की क्लास होती है, शाम को 7 बजे सीटेट की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यहाँ पर आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आज का पहला प्रश्न है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। क्या है भाई। पहला ऑप्शन है प्रवाह के साथ पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। और फोर्थ ऑप्शन है पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना। तो पहला आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए फटाफट से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। जी लिखते रहिए जल्दी से अपना अपना आंसर। बाकी सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग अभी एक ही है, बस 7 बजे आपका। धीरे धीरे हम सब्जेक्ट बढ़ाएंगे और साथ साथ आपकी जो है टाइमिंग पता चलती रहेगी, ठीक है। अभी एक ही टाइम चल रहा है, शाम 7 बजे। देखिए इसने बोला आपसे क्या, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से क्या है, इनमें से एक क्या है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, पठन में एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पठन जो होता है यानी पढ़ना, है ना। जब भी पठन या पढ़ने से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इसमें एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और वो है अर्थ समझना। क्या होती है। अर्थ समझना, है ना। अगर आपको अर्थ समझ नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके किताब में कोई चैप्टर है ना। आप डेली कोई ना कोई किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब में कोई चैप्टर है और वो चैप्टर आपने पढ़ा लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो वो पठन की श्रेणी में नहीं आएगा। और इसी प्रकार से जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप टीचर बन गए हैं, आपकी क्लास 5th क्लास या 4th क्लास को जिसको भी आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चा जो है किताब की कहानी को उच्चारण तो कर लेता है लेकिन उसका मीनिंग उसको नहीं पता, है ना। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो बच्चा रट लेता है लेकिन उसका मीनिंग उसको नहीं पता, तो वो पठन की श्रेणी में नहीं आता। जब तक आप अर्थ ना समझ लें, यानी उसके भाव को ना समझ लें, तब तक वो पठन नहीं कहलाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा और सर्वोपरि उद्देश्य यही होता है कि बच्चा अर्थ समझे। अब यहाँ पे अर्थ के पर्यायवाची जो भी होंगे वो भी पॉजिटिव कहलाएंगे। जैसे अर्थ हो गया, समझ हो गया, भाव हो गया, है ना। भाव को भी हम यही कहते हैं। तो ये जिस इस तरह के बोध, जैसे हम कहते हैं बोध, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। तो ये वाले जो शब्द रहेंगे ये आपके पॉजिटिव टैगवर्ड कह सकते हो या मीनिंग कह सकते हो। पठन के प्रश्न में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, या पठन का मीनिंग ही यही होता है। अब इस पूरे प्रश्न में आप ढूंढ लो जहां पे भी आपको आंसर मिले,
बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप इस तरह से समझ करके चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ें साथ साथ पढ़ा के चलूंगा। प्रवाह के साथ पढ़ना, प्रवाह यानी फ्लुएंसी, कि आप कितनी स्पीड में फ्लुएंसी में पढ़ रहे हैं, बिना अटके पढ़ना। बच्चा आपका किताब पढ़ता है बिना अटके पढ़ता है, लेकिन अगर उसको अर्थ नहीं पता तो वो पठन की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तेज तेज बोल के आप पढ़ रहे हैं तो भी पठन नहीं है। पठन के समय आपको पता है कि विराम चिन्ह कहाँ है, कहाँ कहाँ कोमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, फिर भी वो पठन में नहीं आएगा। पठन तभी होगा जब उसका मीनिंग भी पता चले आपको। समझ में आई बात? यस और नो एक बार कमेंट में जल्दी बोलो, यस और नो। ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी लिखो। थैंक यू सर, मेरा पेपर क्लियर हो गया है आपकी क्लास से और गारंटी बैच से। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स को, थैंक यू। दिशा, दिशा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। पेपर 2 है ये? नहीं, ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की कॉम्बो क्लास है, क्योंकि आपकी पेडागोजी दोनों में सेम ही होती है। सारे सब्जेक्ट मतलब सारे टॉपिक भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। इसलिए पेडागोजी जो भी होगी, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो चाहे सीडीपी हो, सभी में कॉमन रहेगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। थैंक यू सर जी, आपकी वजह से सी टेट का फर्स्ट पेपर पास हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है, तो सार्वभौमिक व्याकरण होता क्या है? पहला ऑप्शन है सभी के द्वारा यानी सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। तीसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से मान्य कार्य अभ्यास है, जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में माना गया। बताइए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। कोशिश सभी करेंगे आंसर देने की, है ना। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? क्लास का टाइम क्या है? टाइम 7 बजे, शाम को 7 बजे डेली क्लास होगी। और अब आपको रेगुलर ही क्लास करनी है भाई, छोड़ना नहीं है एक दिन भी, ठीक है। अगर आप अभी से करोगे तभी अच्छी तैयारी हो पाएगी। सर मेरा नहीं हो पाया, अन्नी कुमारी, कोई बात नहीं, देखो बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता है ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो इसीलिए अब हमने जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दी है ताकि आप सब लोग नेक्स्ट सीटेट में पास हो जाएं। तो जिन लोगों का सीटेट भी नहीं हुआ है वो अब नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करो, और बेहतरीन तरीके से शुरू से करेंगे तो 100% पास ही नहीं बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वही होगा कि लास्ट के 10-20 दिन ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो काम खराब होता है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, है ना। अब पिछला जो भी हो गया उसको भूलो और आगे की तैयारी अपनी स्टार्ट करो। सार्वभौमिक व्याकरण जो है ये होता क्या है? देखो इसमें एक शब्द है सार्वभौमिक, जिसका मतलब होता है सभी के लिए समान। सार्वभौमिक मतलब ये है जो सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए या सभी लोगों को समझ में आ जाए, है ना, यूनिवर्सल कहते हैं जिसको। और व्याकरण का मतलब आपको पता है ऐसी ऐसे नियम जो भाषा को जोड़ के रखते हैं। तो सार्वभौमिक व्याकरण ऐसी व्याकरण होती है जो मौखिक रूप से अपनाई जाती है और एक कम्युनिटी द्वारा समझी जाती है। अब और समझो इसको दोबारा से। जो हमारी मातृभाषा होती है ना, मातृभाषा में लिखित व्याकरण नहीं होता, या होता भी है तो हम उसको लिखित व्याकरण को यूज नहीं करते। हम हिंदी भाषी लोग हैं फिर भी हम अपनी हिंदी भाषा का व्याकरण यूज नहीं करते। हम शुद्ध भाषा कभी भी नहीं इस्तेमाल करते। करते हो? नहीं करते, है ना, उल्टी सीधी करते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो वो जो हमारी कम्युनिटी ने जो बना दी ना भाषा, जिसको हम मातृभाषा कह रहे हैं, वो किसी ना किसी नियम के आधार पे ही है। तो वो जो हमारी कम्युनिटी द्वारा जो नियम यूज किए जा रहे हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, उसको कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ये किताब का व्याकरण नहीं है, ये डेली लाइफ में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है उसका व्याकरण है, ठीक है। तो ऐसा जो सभी के द्वारा समझा जाए आसानी से, है ना, और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जा सके, तो इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक। इसने बोला सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए, तो सभी भाषाओं के लिए एक व्याकरण नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग होता है ना। भोजपुरी का अलग है, हिंदी भाषा का अलग है, हरियाणवी का अलग है, तमिल भाषा का अलग, सबका है ना अलग अलग है। तो सभी के लिए थोड़ी हो जाएगा बुनियादी व्याकरण, सबका अलग अलग रहेगा। यहाँ पे भी सभी भाषाओं की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक रूप से मान्य कार्य अभ्यास है जिसे समय के साथ व्याकरण के रूप में माना गया नहीं। इसको कभी भी व्याकरण का रूप नहीं माना जा सकता। जो लिखित व्याकरण होता है वो अपने आप में अलग होता है, जो किताबों में लिखा होता है। ये वाला व्याकरण तो
केवल और केवल कम्युनिटी द्वारा बोला जाता है, बस। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस लिख दो जल्दी से। मेरा 116 और 103 नंबर आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, डी के, बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सकें। दूसरा है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां विद्यार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। और फोर्थ है आपका पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखो। आंसर कोशिश तभी करना भाई, है ना, चाहे गलत ही आंसर आए लेकिन आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तो आपका लर्निंग टाइम है। तो आपको कोई ऐसा अगर गलत आंसर हो भी गया तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अभी सीखने का टाइम है। मीटअप कब है सर? आपने बोला था जो पास होगा उसके लिए मीटअप है। हाँ बिल्कुल, मीटअप आपका जल्दी ही करने वाले हैं हम, कुछ ही दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर मीटअप रखेंगे। उसकी अपडेट मैं आपको कल दूंगा, ठीक है? सर मैं 26 साल से जॉब में हूँ और आप? मैं तो पूरा ही 26 साल का हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मेरी जॉब जो है वो 3-4 साल पहले ही लग चुकी थी। 3 बार मैंने जॉब ली है। एक तो 69,000 वाली वैकेंसी में ली थी, एक डीएसएसबी में ली थी, एक केवीएस में ली थी। लेकिन अभी मैं सरकारी जॉब छोड़ चुका हूँ क्योंकि अब इतना बड़ा काम है तो जॉब वॉब तो मेरे बस का रहा नहीं है, इसलिए मैं अब जॉब नहीं करता, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे। इसने बोला भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर और चित्र, अन्य प्रकार की पठन सामग्री का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना होगा भाई? पहला ऑप्शन है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचने के लिए इतनी ऊंचाई पर लगा दो जहां शिक्षार्थी पहुंच ही ना सके। भाई अगर शिक्षार्थी पहुंच ही नहीं पा रहे तो फिर वो किसके लिए लगाया है आपने? बात को समझो। अगर आपने इतनी ऊपर लगा दिया कि छत पे लगा दिया या छत की दीवार पे बिल्कुल छत से मिला के, तो बच्चा इतना छोटा होता है वो ऐसे देखेगा कि उसको झांक के और वहां से उसको दिखेगा भी नहीं ना, वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा, है ना? तो ऐसा कोई फायदा नहीं है कि इतनी ऊंचाई पे आप लगा दें। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां विद्यार्थी छू सकें और पढ़ सकें, ये आपके लिए सही तरीका है। भले ही वो बाद में फट जाए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन वो यूज तो बच्चा ही करेगा ना। तो इतनी ऊंचाई पे लगाओ जहां बच्चे का नजरे जा सके, मतलब फेस लेवल पे, है ना, बच्चा उसको पढ़ सके, बच्चा उसको देख सके। तो जो भी आप कहानी के चित्र लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, जो भी, वो मिडल उस पे लगाना पड़ेगा आपको, है ना? बाहर लगा देंगे कक्षा से तो फिर भी बच्चे के काम नहीं आएगा। लाइब्रेरी में जाके लगा दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लासरूम में ही लगाने हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पे कि बच्चा उसको इस्तेमाल कर सके। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही चला जाएगा, ठीक है भाई? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है, आप क्या करेंगे टीचर के रूप में, है ना? आपको हमेशा जब भी आप लिखा हुआ है तो यही समझना है कि एज द टीचर आप क्या करेंगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप टीचर बनने जा रहे हैं। उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और जब तक और अब तक जो काम कक्षा में हुआ है उसे जानने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आप उससे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई परिस्थिति में सहज महसूस कर सके। तीसरा ऑप्शन है आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। और फोर्थ ऑप्शन है आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कमेंट में सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी राम राम सर जी, जी राम राम जी। रीना, हेलो सर जी, हम आ गए। हाँ हाँ, आना ही था। सबको लेके भी आया करो और लोगों को, ठीक है? चलो जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर और वीडियो को लाइक तो करते रहो। अभी लाइक सबने नहीं किया भाई, आधे बच्चों ने लाइक किया है सिर्फ। तो जल्दी से सब लोग लाइक बटन दबाओ फटाफट से।
मज़ा आ रहा है नहीं पढ़ने में? एक बार कमेंट करके ये बताओ कि समझ में आ रही है क्लास या नहीं। चलो जल्दी बताओ। इसने बोला गीतिका बिहार में रहती है। गीतिका कौन है? स्टूडेंट है, एक छोटी बच्ची है, क्लास में पढ़ती है। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आ गई है ना, और अपनी कक्षा में पढ़ने लगी, आपकी कक्षा में। तो दिल्ली में जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मैथिली भाषा है। तो अब आप क्या करेंगे भाई? उसको कैसे एडजस्ट करवाओगे? तो उसके उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे, और उससे कक्षा में जो काम हुआ है उसे जानने के लिए कहेंगे। तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि पहला काम टीचर का होता है कि जो बच्चा है वो आपकी क्लास में स्वीकृत महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि हाँ ये क्लास मेरी है, यानी उससे पहले आप एक पॉजिटिव रिलेशन बनाएंगे, है ना। उसको थोड़ा सा क्लास में ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो क्लास उसी की है। तो पहली बार में अगर आप उसको काम करने के लिए कह देंगे तो उसको काम आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो भाषा आती ही नहीं है। क्लास में आपने जो भी काम कराया है वो फॉर एग्जाम्पल हिंदी में कराया है, और उसकी मातृभाषा मैथिली है, तो उसको वो काम कभी समझ में आएगा ही नहीं, है ना। होमवर्क हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये तरीका गलत है। तरीका आपका ये सही रहेगा कि आप टीचर अनौपचारिक रूप से बात करें, यानी कि स्कूल की लैंग्वेज में ना बात करके उसी की मातृभाषा में उससे बात करे, और उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करे, ताकि वह नई स्थिति में, यानी उसके लिए जो है नया माहौल है, इस माहौल में वो घुल जाए, और उसके बाद आप उसको पढ़ाना शुरू करो। तो ये तरीका आपका ठीक है। पहले ही आप ये कहेंगे कि आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा में बात करेंगे, वो तो उसको आती ही नहीं है ना। जब आती ही नहीं है तो वो बात कैसे करेगी? बच्ची नहीं कर सकती। आप हिंदी लेखन के काम देंगे उसको तो नहीं कर पाएगी वो, है ना। तो पहला तरीका आपका ये है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? पहला ऑप्शन है चित्रकारी, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है आपका कक्षा में हुई चर्चा, और फोर्थ है फोटोग्राफ। बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। चलो 500 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे पूरे। बहुत दिनों बाद आपको देखा, 2024 में पढ़ी थी आपसे, और अब यूपी टेट पढ़ना है। वाह रीना जी, बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। तो आपको पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है? किस किस को पता है? जरा कमेंट करो एक बार। पोर्टफोलियो क्या होता है, क्या आपको पता है? एक बार कमेंट में जरा लिखिए। आंसर भी आपके वैसे तो ठीक ठाक आ रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। हाँ दोनों के लिए है, ये क्लास आपके दोनों के लिए है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है, एक रजिस्टर या फाइल कह लो, और उस फाइल में बच्चे के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे बच्चे से आप कोई होमवर्क करवाते हैं, वो वर्कशीट आपने उसमें रख ली। बच्चे से आपने कोई पेपर सॉल्व करवाया है ना, क्वेश्चन पेपर दिया, बच्चे ने सॉल्व किया, वो आपने उसमें रख लिया। बच्चे के बारे में और कोई डिटेल है, वो रख लिया। बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई है, वो भी रख लिया। यानी उस फाइल में बच्चे का पूरे साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों रखते हैं उस रिकॉर्ड को? ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब बच्चे का फीडबैक आपको देखना हो, तो आप उस पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है, कितनी चीज़ें सीख रहा है बच्चा, है ना। उसलिए रखा जाता है वो। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चे ने अगर कोई चित्रकारी की है, उसको भी रख सकते हैं। बच्चे ने कोई काम किया है, उसकी वर्कशीट है, उसको भी रख सकते हैं। बच्चे का फोटोग्राफ भी रख सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है वो आप किसी रजिस्टर में या फाइल में नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो मौखिक रूप से हुई है। अब आवाज़ को थोड़ा रजिस्टर में बंद कर दोगे आप। मोबाइल में कर सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो में नहीं कर सकते, है ना। बच्चे के साथ आप क्लास में कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको आप उस रजिस्टर में कैद थोड़ी कर सकते हो। समझ गए बात? तो इसीलिए ये आंसर आपका राइट जाएगा, इसको पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते आप। समझे? हाँ। चलो नेक्स्ट है आपका, एक अच्छे खालिस्तान में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा भाई? अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज या संपादन। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है आपको? चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। अच्छा मीटअप में कौन कौन लोग आएंगे बताओ जरा। चलो
आज ही देखते हैं, फिर उसके हिसाब से इंतज़ाम किया जाएगा। मीटअप में आने के लिए कौन कौन रेडी है बताओ। मीटअप आपका दिल्ली में होगा, आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली में ही आना पड़ेगा आपको। बताओ कौन कौन आ सकता है। हमसे मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का फेस टू फेस, साथ में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, साथ में आप कोई डिस्कशन करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, आपको गाइडेंस मिलेगा आगे फ्यूचर के लिए, सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बताओ एक बार कमेंट में यस लिखेंगे कौन कौन आ सकते हैं। बुशताज सर रेडी। पैराफ्रेज का क्या मतलब होता है सर, वो बाद में बताऊंगा ना, पहले आंसर तो दे दो, पहले आपको बता दूं, अभी बताऊंगा, पहले आंसर दो। मैं, अच्छा, हम सर मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तब भी आप आ सकते हैं। गिफ्ट बताओ कैसे क्या मिलेगा तब बताएंगे। गिफ्ट आने के बाद ही मिलेगा, है ना, कैसे मिलेगा उसके लिए आपको आना पड़ेगा और तब आपको गिफ्ट मिलेगा। यस सर, यस सर। फेल वाले भी जा रहे हैं, हाँ फेल वाले भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे के लिए गाइडेंस देंगे कि आप आगे क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम नंबर, है ना, आपको जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है यहाँ व्हाट्सअप या कॉल करके अपना नाम लिखाना पड़ेगा। जिन लोगों का नाम हमारे पास लिखा रहेगा वही लोग एंटर कर पाएंगे वहाँ पर, है ना, मीटअप में। तो आने से पहले आपको बताना पड़ेगा कौन कौन आ रहा है, ताकि हम उसी हिसाब से इंतज़ाम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 500 लोगों का बैठने का इंतज़ाम किया और 1000 आ गए, तो हम कहाँ बिठाएंगे उनको। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं, है ना, तो जितने लोग आएंगे उसी के हिसाब से प्रबंध किया जाएगा, उनके खाने का भी प्रबंध होगा, ठीक है। गिफ्ट मिलेगा ना, गिफ्ट मिलेगा बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, गिफ्ट तो पक्का मिलेगा। अप्रैल के बाद सर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि कब होगा, आप थोड़ी करेंगे डिसाइड। अभी 2 अप्रैल आज है, आप ये मान के चलो 10 अप्रैल से पहले पहले हम मीटअप करेंगे, 10 अप्रैल से पहले पहले आप रेडी रहो, ठीक है। हम्म, ठीक। कहाँ आना है मैं अभी, चलो ठीक है। ये बात हो गई है, पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, इसके लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल रहेगी। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में काम करते हैं। अनुच्छेद में, अनुच्छेद का क्या मतलब होता है, अनुच्छेद होता है एक पैराग्राफ या एक पूरा रिटर्न सामग्री या एक पत्र, है ना, या एक आपके द्वारा लिखी गई कोई टिप्पणी। तो आपने कोई टिप्पणी या कोई 10 लाइनें 20 लाइनें आपने लिखी हैं, आपसे कहा मैंने कि कुछ लिखना है, तो ये अपने 20 लाइनें लिखी, एक पैराग्राफ लिखा, तो वो पूरा पैराग्राफ जो है वो एक टॉपिक पे आधारित होगा, यानी एक विचार पर आधारित होगा। तो उसके अंदर आप चाहे 5 वाक्य लिखो, चाहे 10 वाक्य, चाहे 20 वाक्य, जितने भी आपने वाक्य लिखे हैं वो सारे वाक्य मिलके एक ही विचार को दर्शा रहे होंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे मैं आपसे कहूं कि दहेज प्रथा पर एक पैराग्राफ लिखो, तो आप पैराग्राफ में चाहे 20 लाइनें लिखो, 25 लाइनें लिखो या 30 लाइन ले, वो 30 के 30 वाक्य एक ही विचार को प्रदर्शित करेंगे, दहेज प्रथा, है ना। तो इसलिए अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलके एक ही विचार बिंदु को दर्शाते हैं। अब बाकी चीजें क्या है वो बता देता हूं। प्रारूप का मतलब होता है तरीका, किस तरह से आप लिखेंगे, कि उसमें हेडिंग भी बनाओगे या फिर उसमें पहले विषय लिखोगे, फिर प्रस्तावना लिखोगे, या फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखोगे। तो वो जो एक तरीका होता है, पैटर्न होता है लिखने का, उसको प्रारूप कहते हैं। अब पैराफ्रेज क्या है, पैराफ्रेज होता है मौखिक रूप से, जब आप कोई चीज पढ़ने के बाद या कोई फिल्म देखने के बाद या कोई वीडियो देखने के बाद अपने दोस्त को वही सेम चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। जैसे आप कोई मूवी देख के आए हो और फिर आपके दोस्त ने बोला कि कैसी लगी मूवी, तो आप उसकी स्टोरी सुनाने लग गए उसको, कि भाई मूवी में जो हीरो था ना वो तो इतनी लड़ाई कर रहा था, भाई तुम्हें पता है वहाँ मतलब युद्ध चल रहे थे और उस मूवी में इतना बढ़िया म्यूजिक था। आप जो सुना रहे हो ना अब अपने शब्दों में, अपने शब्दों में सुनाने को ही पैराफ्रेजिंग कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ो। संपादन का मतलब होता है एडिट करना, और एडिट तो सबको पता है, आप रील्स एडिट करते ही होंगे डेली, है ना, फोटो भी एडिट करते होंगे फिल्टर लगा लगा के। तो एडिटिंग होती है संपादन। जब आपने कोई चीज़ लिखी है पैराग्राफ, अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी रह गई है तो आप उसको ठीक करते हैं, यानी एडिट करते हैं, उसको संपादन कहते हैं। अब आपका आंसर पहला राइट हो गया, बाकी चीज़ें समझ में आई या नहीं ये बताओ, जल्दी बोलो।
मज़ा आ रहा पढ़ने में या नहीं आ रहा? देख लो, इतनी डिटेल में सीखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं और। लाइक करो सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग लाइक करो भाई। नेक्स्ट है आपका, पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन या निर्देशित पठन? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर। हम्म। सर मैंने केवीएस दे दिया मेंस। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सिर्फ आपकी क्लासेस ही समझ में आती हैं। एक हफ्ते से सर्च कर रही थी, आज मिले हैं आप। अच्छा, तो आपसे चैनल ही खो गया आपका। कोई बात नहीं, मिल गए, ये अच्छी बात है। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। अब देखो, इसने बोला आपसे पठन का कौन सा तरीका है जो पंक्ति दर पंक्ति यानी हर लाइन पे फोकस करेगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो हर लाइन पे बराबर आपका ध्यान है। तो ये होता है गहन पठन में। गहन पठन मतलब जब बहुत डीपली पढ़ रहे हैं आप, है ना। जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप किताब को बहुत डीपली पढ़ते हो, हर लाइन का मीनिंग जानने की कोशिश करते हो, एक भी शब्द छोड़ते नहीं हो, है ना। उसको कहते हैं गहन पठन। लेकिन जब आप विस्तृत पठन करते हैं, तो यहाँ आप सारे शब्दों को नहीं पढ़ते, आप ऐसे नज़र डाल के भी छोड़ देते हैं। कई बार आपको कहानी समझ में आ गई ना, तो आप पन्ना पलट देते हैं, हर शब्द पे बहुत गहराई से आप नहीं पढ़ते। सस्वर पठन का मतलब होता है जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना, है ना। जैसे आप स्टूडेंट्स से पढ़वाते हैं क्लास में, बच्चे को खड़ा करके कहते हैं ना चलो किताब पढ़ो, तो बच्चा खड़े होकर किताब पढ़ने लगता है बोल बोल के, उसको कहते हैं सस्वर पठन। निर्देशित पठन का मतलब होता है कि टीचर जो बताएगा वही पढ़ना है, मतलब डायरेक्टेड, कि टीचर ने कहा है कि ये काम करना है तो वही करेगा वो, तो निर्देश के द्वारा कर रहा है वो। तो आंसर जो राइट हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने व खिलौने हैं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पठन कोना। तीसरा है आपका कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। और डी ऑप्शन है कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में लिख के बताइए। हाँ, बीपीएससी 4 का क्लास कब से स्टार्ट करिएगा? इसका अभी मैंने सोचा नहीं है, देखता हूँ कब से कर सकते हैं। कभी भी कॉल कर सकती हूँ? क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। आपके कोर्स से मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए, यू आर ग्रेट सर। प्रेम, क्या नाम है आपका? परमेश कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। सर आप गिफ्ट देने को बोले थे, सीटेट में अच्छा नंबर लाने वालों को आप अनाउंसमेंट किए थे। वंदना पांडे, तो वंदना जी मना कब किया हमने? मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी उसके लिए ही बात चल रही थी थोड़ी देर पहले। मीटअप होगा, मीटअप में सबको गिफ्ट दिया जाएगा। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? मुद्रित का मतलब होता है लिखा हुआ या छपा हुआ। भाई दो ही चीजें, लिखा या छपा, है ना। ऐसी चीज जिसको आप दीवार पर टांग सके, जैसे कि मैंने अभी कोई पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग भी दीवार पर टांग सकता हूँ, है ना। लेकिन जो ये पेन है, पेन को दीवार पर चिपकाने का कोई तरीका है? कोई नहीं। हालांकि टेप चिपका के आप चिपका दोगे, लेकिन ये दीवार पर लगाने की चीज़ नहीं है ना, ये लिखने की चीज़ है। पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल कोई दीवार पर लगाने की चीज़ थोड़ी है, वो तो टेबल पर रखने की चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक कहानी का चित्र है, तो उसको दीवार पर लगा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो दीवार पे चिपका सकते हो और वो उनको देख के बच्चा कुछ सीखेगा, वो मुद्रित होती हैं। अब देखिए, खेल कक्ष में खेल कक्ष के रूप में झुंझुने और खिलौने, तो खिलौने कोई दीवार पे लगाने की चीज़ तो नहीं है ना, टांगने की चीज़ नहीं है। कक्षा में पठन कोना, तो पठन कोने में आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पठन कोने में किताबें हो सकती हैं, और किताबों को आप दीवार पे नहीं लगाते, तो पठन कोने में सारी चीज़ें मुद्रित में नहीं आएंगी। कक्षा में प्रदर्शित
बच्चों के कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं, ये आपकी सारी की सारी प्रदर्शित हैं और इन सब को आप दीवार पे लगा सकते हैं। तो यही आंसर आपका सही जाएगा। कक्षा में ऐसा स्थान है जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो बच्चों की कॉपियां जो होती हैं वो आप किसी दीवार पे थोड़ी लगाते हो, वो तो किसी लाइब्रेरी में या आप अलमारी में या टेबल के ऊपर रखते हैं। तो ये भी आपका मुद्रित में नहीं आएगा। समझ में आई? मुद्रित का मतलब समझ में आ गया ना? तो यहाँ आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर? टाइमिंग आपकी डेली की वही है, 7 बजे। ठीक है, हम रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास करेंगे, सभी लोग अपना टाइम नोट कर लो। ठीक है, और ऐप भी डाउनलोड कर लो सब लोग, क्योंकि ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट आपके लगाएंगे। जिन लोगों ने कोर्स लिया है वो लोग भी, जिन्होंने नहीं लिया, जिन लोगों ने बैच नहीं लिया, वो फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ऐप पर हम डेली लाइव क्लास में मॉक टेस्ट करवाया करेंगे। तो इसलिए ऐप सभी लोग डाउनलोड करके रखो। एससी टीचर एकेडमी नाम से ऐप है, यहाँ मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है, और चाहें तो आप सीधे प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जो मॉक टेस्ट होंगे वो प्रीमियम क्वालिटी के होंगे, इसलिए वो यूट्यूब पे नहीं होंगे, ऐप में होंगे, लेकिन वो फ्री रहेंगे आपके मॉक टेस्ट सिर्फ, है ना। बैच आपका पेड रहेगा लेकिन मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे। चलिए, भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, दूसरा ऑप्शन है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, फोर्थ है कविता और कल्पनापरक कहानियां लिखने में मदद करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। टैट का भी लगा सकते हैं, हाँ टैट का भी लगा सकते हैं। और सभी टैट अवेलेबल हैं आपके, सभी राज्यों के अलग अलग टैट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए देखिए, इसने बोला आपसे भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को, संदर्भ का मतलब समझो पहले तो कि संदर्भ होता क्या है। संदर्भ का मतलब होता है किसी जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, जो बात बता रहे हैं, उसको किसी चीज़ से जोड़ देना। फिर से समझो, जैसे मैं अभी कोई बच्चों को जो है पानी के बारे में कुछ पाठ पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर है पानी के बारे में, तो संदर्भ का मतलब ये रहेगा कि मैं बच्चों को जब पाठ पढ़ाना शुरू करूँ तो उससे पहले मैं उनसे ये बातें करूँ कि बच्चों बताओ घर में पानी इस्तेमाल करते हो? बच्चे कहेंगे हाँ 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 करते हैं। बताओ सुबह आप सब ने पानी कैसे इस्तेमाल किया? तो कोई बच्चा बोलेगा मैंने पानी पिया था, कोई कहेगा मैं तो पानी से नहाया था, कोई कहेगा कि हमने जो है अपने पौधों में पानी डाला था। तो बच्चों की डेली लाइफ से वो चीज़ कनेक्ट हो गई। तो कनेक्ट करने को ही रेफरेंस या संदर्भ कहा जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं बच्चे को, तो वो उसके संदर्भ से, यानी उसकी डेली लाइफ के किसी भी एग्जाम्पल को उठा के किसी भी चीज़ से जोड़ के पढ़ाया जाए तो वो संदर्भ होता है। या बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ दो तो भी संदर्भ होता है ना। अलग से कुछ नया एकदम से बता दोगे तो वो बच्चे को समझ में नहीं आता, तो इसलिए संदर्भ जरूरी है। तो व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है संदर्भ, आपका करता तो है, ये बात भी पॉजिटिव है। किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यपुस्तक के पठन में मदद करेगा? नहीं। कविता और कल्पनापरक कहानियां? नहीं, लिखने में नहीं होता। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा। और कैसे जाएगा वो समझो। जब आप किसी शब्द को पढ़ा रहे होते हैं तो शब्द हमेशा अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, यानी कि शब्द ना तो दिखाई देते हैं, ना ही आप उनको हाथ से पकड़ सकते हो, ना ही कहीं रख सकते हो, पकड़ सकते हो, है ना। केवल सुन रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रही बात। जैसे छोटा बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, उससे जब आप कोई शब्द बोलोगे, बच्चे से कहेंगे बेटा पेन लेके आओ, तो बच्चे को क्या पता पेन क्या होता है? बच्चे के लिए तो अमूर्त हो गया वो। फिर आप कहेंगे बेटा ये लो पेन और इसको टेबल पर रख दो, बच्चा ये लेगा और रख देगा। फिर अगले दिन फिर आप ऐसा ही कुछ करेंगे कि ये लो पेन और मम्मी को दे के आओ, बच्चा पेन पकड़ेगा, दे के आएगा। अब बच्चे के दिमाग में दो इनपुट जा रहे हैं, एक तो शब्द और एक वास्तविक वस्तु। अब दोनों चीजों को बच्चा कनेक्ट कर रहा है। शब्द आप बोलते हैं, साथ में वस्तु दिखाते हैं। तो अब आप बच्चे को समझ में आ गया कि इस वस्तु का जो नाम है वो पेन है। तो इसी को संदर्भ कहते हैं कि अमूर्त चीज को किसी वास्तविक या मूर्त चीज से कनेक्ट कर देना। तो ये जो मूर्त चीज है ना, यही संदर्भ है। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जल्दी बोलो, कमेंट में एक बार यस लिख दो।
स्पीड बढ़ाइए सर। बेटा स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये नई क्लासेस हैं, बेसिक वाले बच्चे हैं, शुरू से ही पढ़ाना पड़ रहा है। अगर मैं डीपली नहीं समझाऊंगा ये चीज़ें तो फिर ज़िंदगी में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। इसीलिए अभी समय है, पढ़ लो। वरना तो इतने अच्छे से एक एक शब्द का मीनिंग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो। तो इसलिए स्पीड बढ़ाने को मत बोलो, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है ना। कौन कौन चाह रहा है स्पीड बढ़ाना बताइए ज़रा। और कौन कौन चाह रहा है जो ठीक ठाक चलता रहे ऐसे ही। तो जो लोग चाहते हैं ऐसा ही चलता रहे तो वो लिख दो यस, या फिर लिख दो सेम। और जो चाहते हैं स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड लिख दो। बताओ क्या चाहते हो, समझ के पढ़ना है या स्पीड में पढ़ना है, क्या चाह रहे हो। अगला प्रश्न है, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखिए। समझ के पढ़ना है, सेम। तो फिर ठीक है, समझ के पढ़ना मुझे लगता है सही डिसीजन है क्योंकि स्पीड तो बाद में भी कर लोगे, पहले समझ लो बात को। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। और वीडियो को लाइक तो करते रहो, जल्दी से 1000 लाइक पूरे करवाओ। चलो जल्दी करो, जिसने नहीं किया कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। अभी से सीखोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आप लेवल भी अप जाएगा, नंबर बढ़े आएंगे। भाषा के बुनियादी वर्षों में, बुनियादी वर्ष मतलब वही होते हैं जन्म से लेके 6 साल तक के बुनियादी वर्ष कहलाते हैं। तो पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि, यानी बच्चा आपकी पहली कक्षा में आया है अभी, तो जब बच्चा पहली दूसरी तीसरी या पांचवी कक्षा में भी है तो पांचवी कक्षा भी वही होती है। तो बच्चा भी जब छोटी क्लासेस में है तो उसको हम ये कह रहे हैं कि हमेशा मातृभाषा में ही पढ़ाओ, मीडियम मातृभाषा रखो। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, सही बात है, ये भी पॉजिटिव है। अध्यापक के लिए बच्चों को बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी हैं। ये पॉइंट आपका गलत है। ऐसा नहीं कि अध्यापक के लिए आसान है तो वही काम आप करेंगे, नहीं। आपको वो काम करना है जो बच्चों के लिए आसानी बढ़ाए, टीचर के लिए नहीं। और दूसरा पॉइंट, सारे टीचर बहुभाषी नहीं होते। ज़रूरी थोड़ी है कि टीचर को सारी भाषाएं आती हों। टीचर को कई बार सीखनी पड़ती हैं भाषाएं, जहां उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी तमिलनाडु में ज्वाइनिंग हो गई तो आपको तमिल भाषा सीखनी पड़ेगी, चाहे आपको आती हो या ना आती हो, सीखनी पड़ेगी भाई, तभी पढ़ा पाओगे बच्चों को। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो पूरी बात गलत बोल दी इसने। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट जो इसने बोला वो बहुत बेकार बोला है कि कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर लेगा बच्चा। बच्चा सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता। पहले बच्चा एक भाषा में तो निपुणता प्राप्त कर ले, है ना। तो सारी भाषाओं में तो निपुणता टीचर को नहीं होती, बच्चे को तो क्या ही होगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि बच्चे की मातृभाषा में अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चों को सभी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी, सारे सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे की ही भाषा में पढ़ाइए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। यूपीटेट नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे यूपीटेट पढ़ा तो रहे हैं। अभी देखो मैंने 2 ही दिन हुए हैं क्लास स्टार्ट किए हुए, कल से ही शुरू हुई हैं सारी क्लासेस। तो यूपीटेट आपका 4 बजे है, यूपीटेट आपका 4 बजे होता है शाम को। और सीटेट जो होती है वो आपकी सीटेट की क्लास 7 बजे होती है, ठीक है। और बैच भी दोनों के दोनों आपके चालू हो चुके हैं। ऐप पे जाके देखोगे आपको सीटेट का बैच भी अवेलेबल हो गया और यूपी टेट का भी। बल्कि महाराष्ट्र टेट, झारखंड टेट, एमपी टेट सारे बैच आ चुके हैं। तो आप ऐप पे जाके बैच में भी पढ़ सकते हैं, ठीक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंत्यक्रिया, मदद या सहारा देना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या भाषा अर्जन उपकरण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में लिखेंगे।
चलो हमारे 700 लाइक में एक लाइक बचा है भाई, लास्ट कौन पूरा करेगा जल्दी बताओ। एक लाइक बचा है, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो, किसने नहीं किया बताओ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि आप सीडीपी में पढ़ेंगे। ये हिंदी में नहीं आता, लेकिन इसके सवाल हिंदी में जरूर आ जाते हैं। वाइगोत्स्की कहाँ पढ़ेंगे, सीडीपी में। लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, वाइगोत्स्की का कहना ये है कि हमेशा बच्चा जितनी भी चीज़ें सीखता है वो समाज से मिल के ही सीखेगा। समाज के बिना बच्चा कोई भी विकास प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता। तो पहली चीज़ तो सामाजिक अंतःक्रिया इनके सिद्धांत में आती ही आती है। फिर मदद देना यानी सहारा देना, जिसको हम कहते हैं पाड़। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो पाड़ क्या होता है, बच्चे को मदद देना टीचर के द्वारा या किसी भी बड़े व्यक्ति द्वारा। जब बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको मदद देते हैं, ये भी इनके सिद्धांत में आ जाता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जितना बच्चे को आता है उससे अगला चरण जो होता है, जो सिखाना है, वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, ये भी इनके सिद्धांत में आ जाता है। लेकिन भाषा अर्जन उपकरण जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नहीं आता, बल्कि चॉम्स्की के सिद्धांत में या चॉम्स्की द्वारा कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, चॉम्स्की ने। लिख लो इसको, अपने रजिस्टर पर लिखते रहा करो जो भी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। तो भाषा अर्जन उपकरण की संकल्पना चॉम्स्की ने दी है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनिग्रामिक यानी स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। दूसरा है बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना। और डी ऑप्शन है सही वर्तनी के साथ लिखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखिए कमेंट में लिखिए। मुझे भी ऐप में ऐड करा दीजिए। धन, क्या नाम है आपका, धनवंती। भाई आप खुद ही ऐड हो जाइए, इसमें कोई और क्या कराएगा। आप जाओ ऐप से, ऐप डाउनलोड करो। बहुत अच्छे, लिखते रहो अपना अपना आंसर सब लोग। देखिए इसने बोला ध्वनिम, ध्वनिग्राम यानी स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। तो स्वनिम जो होता है ना, स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि। और ध्वनि किस चीज की, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना उसको स्वनिम कहते हैं, यानी सबसे छोटी ध्वनि। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक शब्द है पानी, तो इसकी भी अपनी एक ध्वनि है ना, पानी। अपनी एक आवाज़ है ना, आवाज़ ही तो सुनते हैं आप, तभी तो शब्द समझ में आता है। लेकिन ये पूरी जो आवाज़ है वो स्वनिम नहीं कहलाएगी, बल्कि इसको तोड़ो, सबसे छोटा अक्षर क्या आएगा इसमें, ये है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये स्वनिम है, नहीं, ये भी टूटेगा भी। इसमें भी एक पा आएगा हलंत वाला, और प्लस में एक आ है, तब जाके ये पा बनता है। तो ये है सबसे छोटी ध्वनि, इसी को क्या कहा जाएगा, स्वनिम कहा जाएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को स्वनिम कहा जाता है। अब स्वनिम समझ में आ गया। स्वनिम जागरूकता क्या है, यानी स्वनिम के बारे में पता चल जाना। जब बच्चे को स्वनिम के बारे में यानी ध्वनियों का ज्ञान होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्वनिम जागरूकता आ रही बच्चे में। यानी कि जो लिखित में शब्द लिखा हुआ है उसकी ध्वनि क्या है, जब ये दोनों के में संबंध समझ में आने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो कि स्वनिम जागरूकता आ गई बच्चे में। यानी कि ध्वनिग्राम में और चित्रग्राम में अगर संबंध पता चलने लग जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्वनिम जागरूकता कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी, यस लिखो। बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानना है, नहीं शब्दों की तो बात ही नहीं कर रहे ना, सबसे छोटी इकाई। शब्द तो बड़े हो गए ना, सटीकता से आप पढ़ रहे हैं वो भी शब्दों को, तो ये भी हाई लेवल की बात हो गई अभी, है ना। सही वर्तनी यानी उच्चारण भी सही सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम शुद्ध शब्द बोल रहे हैं, तो ये भी अपर लेवल की बात होगी।
जागरूकता तो सबसे शुरू में होगी जब बच्चा बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, छोटा बच्चा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर? कर रहे हैं क्लास के बीच। अरे क्लास के बीच में कैसे बात करूं भाई? किसने कॉल कर दिया भाई ये क्लास के बीच में? लाइव भी होंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, लाओ। हाँ जी, हेलो। जी, शादाब सर बात। शादी करना चाहते हैं? जी। शादी करेंगे? 125 मार्क्स आए ये आपके, वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। ब्यूटी की क्लास देखकर मैं आपकी चाहती थी आपको। आपने बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है, मैं सोच रही थी आराम से आपको बोलिए, आराम से मिलेंगे बोलिए। अब तो हमने क्लास रोक ही दी है बीच में, तो सभी देख रहे हैं लाइव। मैं मैम, आप बहुत एग्जाइटेड हो, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जी जी जी। हाँ, आपका नाम क्या है? जी जी। आप ज़्यादा ज़्यादा डिटेल मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव हूँ मैं इस समय पे। अच्छा मैम, आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और बहुत 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 मुबारकबाद है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 125 मार्क्स आपके आए हैं। पेपर वन दिया आपने या पेपर टू दिया है? अच्छा, पेपर वन आपने दिया है, बहुत अच्छा नंबर है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं कर पाऊँगा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर कभी अभी मीटअप भी हमारा होने वाला है, तो आप मीटअप में आइएगा, मीटअप में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? मैं तभी आऊंगी अगर आप यस कहेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी कॉल मैं दोबारा आपसे बात कर लूँगा जब भी फ्री टाइम होगा, मैं ठीक मैं है? वेट जी जी जी। तो अभी मैं ज़रा क्लास पूरी कर लेता हूँ, थैंक यू वेरी। चलिए। हाँ, क्या था भाई? जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। पहला ऑप्शन है, वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ दिया था क्या एक प्रश्न? बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, और डी ऑप्शन है, वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। चलिए, कमेंट में आंसर देंगे सब लोग, उसके बाद में समझेंगे। लिखिए फटाफट से। अरे हंसो मत यार, कमेंट में तुम लोगों में से ही है कोई ना कोई, मुझे पता होगा, मुझे पता है कि आप लोगों में से ही कोई होगा स्टूडेंट जिन्होंने भी कॉल की है। चलो जल्दी लिखो फटाफट से। हाँ जी, देखिए, तो बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। कब समझेंगे भाई? बारीकियों की पहचान की बात जहाँ आती है, भाषा की बारीकी, तो ये थोड़ा थोड़ा व्याकरण से संबंधित होता है। भाषा की बारीकी समझ पा रहे हैं आप, कि कहाँ पे कोमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी, है ना, ये सब चीज़ें। अब बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि भाषा की बारीकी कम समझेंगे। वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, तो अध्यापक का तो बारीकी से ज़रूरत नहीं है भाई अवलोकन करने की। बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, ये मुझे अच्छा पॉइंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव है और बच्चा खुद से काम कर रहा है। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, तो भाषाई कौशल, वयस्क की मदद से सस्वर पठन, सस्वर पठन की भी बात नहीं है। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, यानी जो चार कौशल हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, उन चारों कौशलों में एक साथ वो सीख रहे हैं।
तो आई थिंक दोनों ऑप्शन में से अगर इसको सही ऑप्शन पे हम जाएंगे तो पहला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुद्रित समृद्ध परिवेश को सृजन करने में खुद ही बच्चा काम कर रहा है, तो इसलिए आंसर जो राइट जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। और डी है आपका लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करो भाई, अभी तक हमारे 1000 लाइक नहीं हुए हैं, तो जल्दी पूरे करवाओ। थोड़े से कम पड़े हैं अभी 1000 में, तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के बारे में सही है? तो मैंने कल आपको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों में डिफरेंस समझा दिया था, है ना। भाषा अधिगम होता है स्कूल में और अर्जन होता है घर पे, स्कूल से पहले। तो स्कूल जाने पर जो आप भाषा अधिगम करेंगे वो औपचारिक रूप से होगा, वहाँ पे क्या होगा, टीचर पढ़ाएगा, सब चीज़ें फॉर्मल तरीके से चलेंगी। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। अगर भाषा अधिगम कर रहे हैं तो एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित कर देगा, नहीं करेगा। आप चाहे एक भाषा सीख लो, फिर दूसरी सीख लो, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कोई नेक्स्ट भाषा सीखेंगे और पिछली वाली भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप सारी भाषाएं एक साथ भी सीख सकते हैं, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सारी भाषाएं एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी तो आप जल्दी भाषा सीखते हैं, ये अंतर संबद्धता वाला रूल जो है वो बहुत सही है। यानी आप पहली लैंग्वेज सीखते हैं और जब सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो पिछली लैंग्वेज आपकी मदद करती है सेकंड लैंग्वेज सीखने में, और जब आप थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं तो ये जो दोनों भाषाएं आप सीख चुके हैं ये दोनों भाषाएं मिलकर मदद करेगी तीसरी भाषा को सीखने में, तो इसलिए अंतर संबद्धता हमेशा रहेगी। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न कर देगी, नहीं करेगी। आप सबको मातृभाषा आती है, लेकिन आप दूसरी कोई भाषा सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं ना, बल्कि आपकी मातृभाषा मदद ही कर रही है। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने का समय नहीं बचेगा। तो क्या सच में समय नहीं बचता? ये तो झूठ है। मातृभाषा तो आपने बचपन में सीख ली थी, उसके बाद तो आप कितनी भाषाएं सीख सकते थे, है ना। तो ये भी गलत है। आंसर जो राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पर। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है बोली और भाषा एक ही है। तीसरा ऑप्शन है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। और डी ऑप्शन है आपका बोली और भाषा पारंपरिक रूप से बोधगम्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कमेंट में लिखेंगे आप लोग। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। अच्छा, जो नए स्टूडेंट है भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना, तभी आपको आने वाली सारी क्लासेस मिल पाएंगी। देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, गलत है। बोली और भाषा एक ही है तो एक नहीं है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, यस। बोली और भाषा पारंपरिक रूप से बोधगम्य है, नहीं। अब समझिए बात, दोनों में से क्या अंतर है। भाषा तो सबको पता है, बोली का मतलब होता है उस भाषा को बोलने के तरीके। यानी कि हिंदी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से बोला जाता है। हिंदी बिहार में लोग अलग तरीके से बोलते हैं, यूपी में वेस्ट में अलग तरीके से बोलते हैं, ईस्ट में अलग तरीके से बोलते हैं, है ना। हरियाणा में चले जाओगे तो हरियाणा में हिंदी को थोड़ा सा और खड़े करके बोलते हैं वो। तो अलग अलग एरियो में अलग अलग तरीके से बोली जाती है बोली।
भाषा एक ही है लेकिन उसकी बोली कई सारी हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ही भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, है ना, समझ गए। भाषा और बोली एक नहीं है, भाषा लिखित रूप में होती है, इसका अपना व्याकरण है, बोली तो उसके रूप हैं, यानी भाषा को बोलने के तरीके हैं। तो इसलिए आंसर जो राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, निपुण क्या है भाई, निपुण यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, या फिर यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है, या फिर यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है, या फिर यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर हमारे कमेंट देखो। अच्छा बताओ क्या कमेंट है तुम्हारे। सर टेलीग्राम की लिंक कैसे मिलेगी। कमेंट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है लिंक। चलो हमारे 900 लाइक्स होने वाले हैं भाई, लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन पूरा करेगा। जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो, कौन है वो लक्की पर्सन जो 900 वाला लाइक पूरा करेगा। निपुण क्या है, निपुण एक कार्यक्रम है जो किसके अंदर दिया गया है, निपुण जो दिया गया है वो दिया गया है एनईपी के अंदर। एनईपी 2020 के अंदर एक छोटा सा एक सिद्धांत कह लो या कार्यक्रम है जिसका नाम है निपुण, ठीक है। और ये निपुण जो होता है वो क्या है, इंग्लिश में है एक्चुअली, NIPUN है ना। तो इसका मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद रीडिंग एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग दोनों, यानी कि पठन और साक्षरता दोनों, और न्यूमरेसी मतलब संख्या ज्ञान, पूरा गणित नहीं, केवल न्यूमरेसी की बात हुई है, मैथ की बात नहीं हुई है। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो समझ के साथ पढ़ने पढ़ने और साक्षरता ज्ञान और संख्या ज्ञान के ऊपर दिया गया है। तो अगर इन सब में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों को साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने के लिए कार्यक्रम है। अब सी ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल पठन और गणितीय कौशल की बात हुई है। तो पहली चीज तो हम गणितीय कौशल की बात नहीं कर रहे, केवल संख्या की बात हुई है, केवल न्यूमरेसी की बात हुई है। और दूसरी बात, यहाँ केवल पठन की बात कर रहे हैं, साक्षरता की बात नहीं करी, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है, सेकंड ही सही है। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बोलो एक बार कमेंट में, बता तो दिया करो यार, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, फीडबैक भी नहीं देते हो, थोड़ी सी तारीफ ही कर दिया करो, हमें भी खुशी मिल जाएगी। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे। पठन और श्रवण, पठन और वाचन, लेखन और श्रवण, या फिर लेखन और वाचन। बताइए, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितने बजे से क्लास चल रही है गुरुजी। 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। सभी लोग जितने भी नए बच्चे हैं टाइम नोट करते रहो, डेली शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे लाइव क्लास। बीपीएससी का बैच लेना है, अनु कुमारी, बीपीएससी का तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा, अभी सोच रहे हैं, अगर करेंगे स्टार्ट तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए 900 तो हमारा लाइक का टारगेट पूरा हो गया है, लेकिन हमारा टारगेट 1000 का है, तो जल्दी से 100 लाइक और कंप्लीट करो जिसने भी नहीं किया। ग्राह्य कौशल कौन से हैं, मैंने कल आपको 2 तरह के कौशल बताए थे। ग्राह्य मतलब ग्रहणात्मक, और एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक, है ना। अभिव्यक्तात्मक वो जिनके द्वारा आप अपने मन के विचार दूसरों को बताते हैं, यानी कि बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं। ग्राह्य वो जिनके द्वारा आप दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो या तो सुन के करेंगे आप, या फिर पढ़ के, है ना। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे करोगे, या तो किसी की बात सुनोगे या फिर किताब को पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो है आपका सुनना और पढ़ना, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, या तो पढ़ के ज्ञान प्राप्त करोगे या फिर सुन के, तो ग्राह्य कौशल पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहे हो।
हम न्यू हैं सर जी। अच्छा, जेटेट क्लास लेना है। हाँ, जेटेट का तो अवेलेबल है, झारखंड टेट का बैच चालू हो चुका है। ऐप पे सारे के सारे अवेलेबल है, एक बार आप ऐप पे विजिट तो करो, वहाँ पे आपको सारे बैच मिल जाएंगे, सभी सारे स्टेट के टेट के अलग अलग हैं। सना अंसारी, भाई ये बेबी वाले कौन है, बेबी बेबी कर रहे हैं क्लास में? हाँ, बेबी बाबू मत करो क्लास में, ये अच्छी बात नहीं है ना, अपने घर पे जाके करो। चलिए अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। दूसरा ऑप्शन है कार्यालयी भाषा, सह कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन। तीसरा है विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। और डी ऑप्शन है विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखिए जल्दी से अपना अपना आंसर। सर सीटेट का बैच लेना है, सुधा मासीवन, भाई नाम ठीक से मैं पढ़ नहीं पाया आपका। आपका बैच जो है वो अवेलेबल है सारा कुछ ऐप में, ठीक है ना? यू के टेट का भी है, हाँ। यू के टेट होता नहीं वैसे, सिर्फ यू टेट होता है वो, ठीक है। उत्तराखंड टेट, आप कई बच्चे जो है उसको यू के टेट लिखते हैं, तो आपको यू टेट के नाम से मिलेगा वो, ठीक है। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको सबसे शुरू में ही दिख जाएंगे सारे के सारे। बहुभाषावाद का मतलब क्या होता है, देखो, विद्यालयों में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन हो रहा है, यानी आप बहुत सारी भाषाएं पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुभाषावाद में कुछ चीज़ों में आएगा, कुछ में नहीं आएगा, लेकिन कार्यालयी भाषा का तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। विद्यालय में रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाएं, ये त्रिभाषा सूत्र में आ जाता है। तो त्रिभाषा सूत्र अपने आप में एक अलग चीज़ है। इसके अंदर बात की गई थी कि कक्षा 10 से पहले पहले बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं सिखा दो, और वो भी कौन कौन सी सिखानी है वो भी रूल है। तो ये तो अलग सिस्टम हो गया। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण, तो अगर हम सारे शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण करेंगे तो भी गलत बात हो जाएगी। हमें शिक्षार्थियों की भाषाओं में शिक्षण करना है, ना कि भाषाओं का शिक्षण। नहीं समझे? बच्चों की भाषा को मीडियम बनाना है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं बनाना बच्चे की भाषा को, बच्चे की भाषा को मीडियम बनाना है। इसलिए ये आंसर गलत ही होगा आपका, पहला ऑप्शन ही ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है आपका। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले खिलौने लेकर आएं। तो भाषा शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, दूसरा है वास्तविक सामग्री यानी रियलिया, तीसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक वस्तुएं, और डी है आपका प्रदत्त कार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। सर ऑल सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आप ही लीजिए प्लीज़। ठीक है, पेडागोजी मैं ही ले लूँगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। त्रिभाषा सूत्र ही ना है बहुभाषा विनय, नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता, सॉरी। मेरे को आदत है ये बेटा बोलने की, हो सकता है तुम मेरे से बड़े हो तो बुरा मत मान जाना, क्योंकि आजकल वैसे भी जो है सीनियर लोग आ रहे हैं क्लास में तो ये मेरी आदत है बेटा बोलने की। तो जो त्रिभाषा है और जो बहुभाषा है, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है, समझो बात को। त्रिभाषा में केवल 3 ही भाषाएं हो सकती हैं, 3 से ऊपर नहीं हो सकती। और बहुभाषा में 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, कितनी भी भाषाएं हो सकती हैं। दूसरी बात, बहुभाषा में कौन सी भाषा होगी इसका कोई रूल नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कुछ भी हो, इसमें कोई रूल नहीं है बहुभाषा में। बहुभाषा में बच्चे से देखा जाता है बच्चों को कौन कौन सी भाषा के बच्चे आए हैं, उनकी मातृभाषा बना ली जाती है, इसमें रूल है। त्रिभाषा सूत्र में रूल है, पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। नंबर 2, जो हिंदी मतलब जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वहाँ पे सेकंड भाषा हिंदी होगी, और जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे सेकंड भाषा इंग्लिश होगी। तो यहाँ पे रूल है। और फिर तीसरी भाषा वो होगी जो लोकप्रिय हो, जो आज के समय पे ट्रेंडिंग में चल रही हो, वो कोई सी भी हो सकती है। तो इसमें रूल है त्रिभाषा में। बाकी बहुभाषा अलग कॉन्सेप्ट है, त्रिभाषा अलग सूत्र है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो एक मत समझना इसको, ठीक है। मी- चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की, बोर्ड भी गर्म हो गया, क्या बात है।
कक्षा 2 के बच्चे हैं। कक्षा 2 में एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि इस शब्द सीखने के लिए अपने घर से पशु और वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। तो जब आप कक्षा में टीएलएम के रूप में, है ना, टीएलएम ही तो यूज होता है क्लास में, तो टीएलएम के रूप में अगर आप वास्तविक चीजें ले आते हैं, डिफरेंस समझो। एक टीएलएम वो होता है जो पढ़ाई के उद्देश्य से ही बनाया जाता है, जैसे फ्लैश कार्ड बनाते हैं आप, जैसे आप पोस्टर बनाते हैं, जैसे आप चार्ट पेपर पे कोई भी चीज़ बना के लाते हैं, ये आपने पढ़ाई के उद्देश्य से ही बनाया है, तो ये टीएलएम है। लेकिन बच्चे के घर पे खिलौने पड़े हैं, वो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो टीचिंग में काम करेंगे आप, लेकिन आप उन चीज़ों को क्लास में लेके आ गए पढ़ाने के लिए। तो जब आप घर के सामान को, वास्तविक सामान को क्लास में लाके पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो वो हो जाते हैं रियलिया। क्या हो जाते हैं? रियलिया। देखो, शिक्षण सामग्री तो टीएलएम ही हो गया सीधे सीधे, जो आपने पढ़ाई के उद्देश्य से ही बनाया है। वास्तविक वस्तुएं वो हो गई जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपके घर पे पड़ा है सामान, वो वास्तविक वस्तु है। प्रदत्त कार्य तो लिखित होता है, असाइनमेंट जो बच्चे होमवर्क करते हैं उसको प्रदत्त कार्य कहते हैं। ये जो वास्तविक सामग्री है, वस्तुएं नहीं, सामग्री यानी रियलिया। रियलिया तब बनेगा जब आप घर के सामान को स्कूल में ले आएंगे। जैसे आपको चम्मच के बारे में बच्चे को पढ़ाना है तो आप घर से अपना चम्मच उठा के ले आए। आपको बच्चे के सेब के बारे में पढ़ाना था तो आप, मैडम जो है वो अपने किचन से ही सेब, असली सेब उठा के ले आई क्लास में। हालांकि वो तो चित्र भी दिखा सकती थी सेब का, लेकिन आपने क्या किया, घर से ही लेके आ गए असली सेब। तो जब असली चीज़ को ले आते हैं आप, वो रियलिया बन जाता है। अब हाथी के बारे में पढ़ाना है तो हाथी लेके आ जाओ क्लास में, है नहीं, ला सकते हो तो पॉसिबल है तो ले आओ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पर क्लास को फिनिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी। 1000 लाइक में अभी हमारे 3 लाइक कम है। हाँ, तो जल्दी से 1000 वाला लाइक कौन करेगा बताओ, फटाफट से 1000 लाइक पूरे करो जाने से पहले। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो सबके सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, डीपली पढ़ाता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए आप लोग भी सपोर्ट किया करो, शेयर ज़रूर किया करो। और कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बैच आपका ऐप पे मिलेगा, आपको जाके आप सीधे सीधे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ऐसे टीचर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से ये वाला ऐप है, ये फोटो लगा है, चैनल का नाम जो है वही ऐप का नाम है। जब आप इसको इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है ये इस तरह से दिखेगा, ओपन करने के बाद ऐप इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ आपके सभी प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ सी टैट का अलग फोल्डर है, स्टेट टैट का अलग फोल्डर है, यूपी टैट का अलग है, सुपर टैट का अलग है, और इससे नीचे और भी बहुत सारे फोल्डर बने हैं जिनमें उत्तराखंड टैट भी है, एमपी टैट भी है, झारखंड टैट भी है। तो सभी टैट की लिस्ट यहाँ पर है। जो भी बैच आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैच खुल जाएगा। फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करके, फिर इस पे क्लिक करके अपना बैच ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको पता है आगे का। बताइए, कुछ पूछना है? फीस कम कीजिए, फीस ऑलरेडी कम की हुई है, और वो फीस भी मेरे ख्याल से बस कल तक ही कम रहेगी, परसों आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। अभी फ़ीस जो है वो आपकी 4000 रुपये करी हुई है, वैसे उसका प्राइस 9000 रुपये है बैच का। तो कल कल आपकी 4000 रहेगी, वरना फिर जो है वो बढ़ जाएगी। तो जिसको लेना है ले लेना। सर मीटअप का बताओ कुछ। भाई मीटअप का मैंने आपको ये बताया है कि 10 तारीख से पहले पहले हम मीटअप करेंगे। वो 7 तारीख भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अभी पूरी टीम बैठ करके कल को तब डिसाइड हम करेंगे कि किस दिन मीटअप करना है, लेकिन 10 तारीख से पहले पहले हम मीटअप करेंगे। और मीटअप आपका दिल्ली में होगा, इसलिए सभी लोग अपने अपने टिकट करवा लेना, ठीक है। चलो फ़ोन में पढ़ लेता हूँ आपके कमेंट। यूपिटेट का बाई दिखा रहा है आप तो, मतलब ऐप, ऐप में सभी प्रकार के अलग अलग फोल्डर हैं। यूपी टैट के अलग हैं, बाकी टैट के सबके अलग अलग हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन कब करवाओगे? एक सेट तो मैंने करवा दिया है उसका, बाकी के मैं करवा दूंगा जल्दी ही आपको।
डेट तो कंफर्म हो, डेट मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। मीटअप की जो डेट होगी वो कल हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है रेडी हो जाइएगा मीटअप में आने के लिए। और यकीन मानो, ये मीटअप कैजुअल मीटअप नहीं होगा जैसे आप और जगहों पे देखते हैं, वैसा मीटअप नहीं रहेगा। ये बहुत खास होने वाला है। यहाँ आपको 1 to 1 करस्पोंडेंस, एक एक पर्सन से बात करूंगा मैं यहाँ। ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ बैठी है और मैं माइक पे खड़े होके बोल दिया बस बात खत्म होगी। हर एक हर एक स्टूडेंट को बोलने का मौका मिलेगा, अपने सवाल पूछने का मौका मिलेगा। हर किसी को कुछ ना कुछ, मतलब ये है कि ये बहुत खास मीटअप होने वाला है, ये समझ के चलो आप। और आप अपने लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना जो आपने सोचा नहीं होगा कभी। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस बार। सर जी मुझे आपसे बात करनी है। देखो मैं सभी से अलग अलग फ़ोन पे बात नहीं कर पाता क्योंकि बहुत समय चाहिए उसके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीटअप में हम मिलेंगे तो मेरा पूरा दिन आपके लिए रहेगा। फिर वो पूरे 12 घंटे मैं आपके सामने खड़े रहूँगा और आपसे बात ही करूँगा पूरे दिन, ठीक है। उस दिन ऑफिस की छुट्टी करके मीटअप में ही बैठे रहूँगा आपके सामने, ठीक। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सर टिकट कब की करवाएं वो मैं कल बताऊंगा ना। पहले कल आप पहले डेट सुन लीजिएगा, कल डेट बता दूंगा मैं आपको, फिर आप करिएगा डेट, ठीक है। बोलो कुछ और। बाकी सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट एक एक करके स्टार्ट होंगे आपके सारे सब्जेक्ट। तो आप वैसे भी एक दिन में कहीं पढ़ने वाले हो नहीं, तो धीरे धीरे ही करेंगे एक एक करके, है ना। चलो ठीक है, चलिए। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।